हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से मैं रीट एग्जाम के लिए ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी ईवीएस के प्रीवियस ईयर के। तो ये जो पेपर है ये 2022 वाला है। मैंने 2022 से शुरुआत की है। इसके पहले जो पेपर हुआ होगा इसके बाद में उसके ईवीएस के क्वेश्चन करवाऊंगी। इसी तरीके से मैं 2011 तक जो पेपर हुए हैं उनमें ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। यानी कुल मिलाकर जितने भी ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैं सभी को सॉल्व करवा दूंगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हमें क्वेश्चन के बारे में पता चल जाता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई प्रश्न तो प्रीवियस ईयर से लिए भी जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आप लोग जल्दी से उन्हें कंप्लीट करवा दीजिए। 16 दिसंबर से शुरुआत हो गई है, 15 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी अपना कंप्लीट करवा दीजिए, बाद के लिए मत बैठे रहिए। अभी कंप्लीट करवा दीजिए, फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास लगभग 2 महीने का समय है। आपका जो एग्जाम है वह 27 फरवरी को होना है। तो जल्दी से फॉर्म कंप्लीट करवा के फिर अपनी पढ़ाई में लग जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? पहला विकल्प है गोगा जी, दूसरा विकल्प है रामदेव जी, तीसरा विकल्प है पाबू जी, और चौथा विकल्प है तेजा जी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। तो इसमें जो चौथा विकल्प है तेजा जी, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब तेजा जी कौन थे? तो नागौर जिले के खडनाल गांव में तेजा जी का जन्म हुआ था। लोक देवता तेजा जी ने गौरक्षा के लिए अपने आंदोलनकारी बलिदान के कारण लोक देवता की श्रेणी में प्रवेश किया। तो लाचा गुजरी की प्रार्थना से तेजा जी का संबंध है, ये आपको याद रखना है। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, सड़क मार्ग यातायात के साधनों के समूह को चुनिए। यातायात यानों के सही समूह को चुनिए, यानी जो सड़क मार्ग पर चलते हैं। पहला विकल्प लिखा है जीप, स्कूटर, नाव, दूसरा है साइकिल, कार, जेट, तीसरा है बस, ट्रक, ई रिक्शा, और चौथा है बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, फ्लाइंग कार। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। जीप सड़क मार्ग पर चलता है, स्कूटर भी चलता है, नाव जल मार्ग पर, तो ये गलत हो गया। साइकिल, कार, लेकिन जेट नहीं चलता, ये भी गलत हो गया। बस, ट्रक, ई रिक्शा, तो ये सड़क मार्ग के यातायात के साधनों का सही समूह है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? पहला विकल्प है चिकन पॉक्स, दूसरा है मधुमेह, तीसरा है अमीबा एसिस, और चौथा है डेंगू। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, और जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो क्या होता है कि खून के थक्के नहीं जमते, यानी थक्का विकार हो सकता है, जिससे शरीर से रक्त की अत्यधिक हानि हो सकती है, क्योंकि रक्त का थक्का ही नहीं जमता है और रक्त लगातार बहता रहेगा। तो प्लेटलेट्स की कमी से रक्त के थक्के नहीं बनते, ये आपको याद रखना है। अब किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? तो वह है डेंगू। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो डेंगू जो है मच्छर द्वारा फैलता है। जब एक संक्रमित मच्छर द्वारा किसी इंसान को काटा जाता है तो डेंगू वायरस रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, प्लेटलेट से बांधता है, और संक्रामक विषाणु को फैलते हुए कई गुना, जो संक्रामक विषाणु होता है फैलते हुए कई गुना बढ़ जाता है। तो ये तो आपको पता है कि जो डेंगू होता है वह मच्छर से फैलता है, और डेंगू बुखार में ही प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में भी जान लीजिए। जो चिकन पॉक्स, अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए।
चिकन पॉक्स जो है ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, तो यह रक्त शर्करा के नियमन की विफलता से संबंधित एक प्रमुख बीमारी है। और अमीबाएसिस, तो अमीबाएसिस परजीवी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होने वाली बीमारी है। फिर दूषित पानी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अमीबा एसिस संक्रमण सबसे आम है। तो इतना आपको इन सब के बारे में भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है नागौर और चौथा है ब्यावर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो भीलवाड़ा जो है भारतीय राज्य राजस्थान में वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा भारत के राजस्थान राज्य के मेवाड़ क्षेत्र का एक शहर है और इसे टेक्सटाइल सिटी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। मुख्य कपड़ा उत्पाद पतलून में प्रयुक्त सिंथेटिक कपड़ा है। तो ये आपको याद रखना है भीलवाड़ा के बारे में। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी शहर, और इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, व्हाइट सिटी कहा जाता है। तो ये सब भी आपको साथ में याद रखने हैं। जैसे बीकानेर को कैमल सिटी कहा जाता है, जैसलमेर को सुनहरा शहर कहा जाता है। तो ये राजस्थान के शहर हैं, इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है जैसलमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है भरतपुर और चौथा है राजसमंद। तो सोनार दुर्ग जो है यह स्थित है जैसलमेर में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यह जो सोनार दुर्ग है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? पहला विकल्प है गुर्जर, दूसरा है सहरिया, तीसरा है बिश्नोई और चौथा है मीणा। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, बिश्नोई। जो अमृता देवी बिश्नोई थी ये राजस्थान के खेजड़ली गांव की रहने वाली थी और इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। और उनकी 3 बेटियां भी और अन्य सैकड़ों लोग भी पेड़ों को बचाने में मारे गए थे। तो इनकी कहानी आपको पता होगी। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। और भारत सरकार ने अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की स्थापना भी की है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यह जो पुरस्कार है यह ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों या समुदायों के लिए है जिन्होंने वन्य जीवों की रक्षा में असाधारण साहस और समर्पण दिखाया है। तो ये आपको याद रखना है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। जो गुर्जर हैं तो यह एक जातीय खानाबदोश कृषि और देहाती समुदाय है जो मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, कश्मीर और अफगानिस्तान में फैला हुआ है, जो आंतरिक रूप से विभिन्न कबीले समूहों में विभाजित है। तो इनके बारे में आपको इतना याद रखना है। सहरिया, तो जो सहरिया हैं असम में एक सामान्य उपनाम है। इस उपनाम का दावा ज्यादातर असम में हिंदू आबादी की कलता या क्षत्रिय जाति द्वारा किया जाता है। और जो मीणा है तो मीणा राजस्थान की मीना जाति को राजपूत माना जाता है और उसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में भी माना जाता है। तो इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं साथ में बताती चल रही हूँ। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है अगला प्रश्न दिया गया है हिमाचल प्रदेश में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना का नाम है। पहला विकल्प है सुरंगम, दूसरा है कट्टा, तीसरा है कूलह और चौथा है एरेस। तो हिमाचल प्रदेश में जो पुरानी जल संग्रहण की संकल्पना है उसका नाम है कूलह। सी विकल्प इसमें सही है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों ने 400 वर्ष पहले कूलह नामक नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की थी। नदियों में बहने वाले पानी को मानव निर्मित चैनलों में बदल दिया गया जो इस जल को पहाड़ी के नीचे कई गांवों में ले गया। इन कूल्हों में बहने वाले जल का प्रबंधन सभी गांवों में आम सहमति से होता था। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। पहला विकल्प है महावीर जयंती, दूसरा विकल्प है गांधी जयंती, तीसरा विकल्प है अंबेडकर जयंती और चौथा विकल्प है हनुमान जयंती। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है महावीर जयंती, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो जो महावीर थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये आपको याद रखना है, और इन्हें वर्धमान के नाम से जाना जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, और जो हनुमान जयंती है ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दिनों में इस त्योहार को मनाया जाता है, तो आपको ये भी साथ में याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? पहला विकल्प है 2011, दूसरा विकल्प है 2012, तीसरा विकल्प है 2013 और चौथा विकल्प है 2014। तो नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ किया गया 2014 में, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे प्रमुख कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, तो आपको याद रखना है जून 2014, डी विकल्प इसमें सही है। और नमामि गंगे कार्यक्रम व्यापक रूप से गंगा नदी को साफ और संरक्षित करने के प्रयासों को शामिल करता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है? पहला विकल्प है पक्षी, दूसरा है सरीसृप, तीसरा है जल स्थलचर और चौथा है मत्स्य। तो इसमें पूछा गया है कि मगरमच्छ प्राणी जगत के किस संवर्ग का है, तो मगरमच्छ जो है सरीसृप का है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो सरीसृप होते हैं ज्यादातर स्थलीय जानवर होते हैं और उनका शरीर सूखी और कॉर्निफाइड त्वचा एपिडर्मल स्केल या स्कूट से ढका होता है और इनके पास बाहरी कान नहीं होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। जो तो पक्षियों के बारे में आप जानते ही हैं, पक्षियों के पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं, जैसे कौवा है, कबूतर है, तोता है, ये सभी पक्षी हैं। जल स्थल चर क्या है? तो जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, उभयचर भी ये कहलाते हैं। और इनके उदाहरण हैं जैसे मेढक, मेढक जो है जल स्थल चर है, जल स्थल चर है यानी कि उभयचर है। और मत्स्य वर्ग के अंतर्गत यह जो प्रजाति होती है जो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती है, ये खारे, ताजे और समुद्री जल में पाई जाती है और शरीर को सिर के 3 भाग सिर, धड़ और पूंछ में बांटा जाता है, तो इन सब के बारे में भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है सूर्य नगरी किसका नाम है? पहला विकल्प है जयपुर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है बाड़मेर और चौथा है जोधपुर। तो सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, बीकानेर को ऊंटों की नगरी कहते हैं। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहते हैं, श्वेत नगरी भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का चयन करें। पहले हमें मिलान करना है, फिर बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही है। एक तरफ लिखा है हार्मोन और दूसरी तरफ लिखा है कार्य, चलिए मिला लेते हैं। पहला लिखा है वृद्धि हार्मोन, तो अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, यानी इसे मिला देंगे बी से। उसके बाद लिखा है इंसुलिन, तो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, इसे डी से मिला देंगे। फिर लिखा है टेस्टोस्टेरोन, तो इसे मिला देंगे पहले से। नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन और प्रोजेस्टेरोन
अंगों मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन। इसे मिला देंगे सी से, यानी कि पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का सी, यानी कि जो सी विकल्प है वही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खादी के बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट कब दी जाती है? पहला विकल्प है 26 जनवरी, दूसरा विकल्प है 2 अक्टूबर, तीसरा विकल्प है 21 जून और चौथा विकल्प है 5 सितंबर। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही हो जाएगा, 2 अक्टूबर। जो खादी होता है एक हाथ से काता और बुना हुआ प्राकृतिक फाइबर कपड़ा है, जिसे महात्मा गांधी ने भारतीय उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता संग्राम के लिए स्वदेशी के रूप में बढ़ावा दिया था। इस कपड़े को बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें रेशम या ऊन भी हो सकता है। दोनों को चरखे पर सूत में काता जाता है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। गांधी जयंती पर विशेष छूट दी जाती है खादी के बने वस्त्रों पर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है। पहला विकल्प है खड़ी ढलान, दूसरा है अत्यधिक ठंडा मौसम, तीसरा है कम वायु दाब और चौथा है बर्फीली हवा। तो जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर वायु दाब कम होता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं? पहला विकल्प है पादप, दूसरा है वायु, तीसरा है जंतु और चौथा है जीवाणु। तो इसमें अजैविक घटक पूछा गया है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक क्या होते हैं? इसमें उत्पाद, उपभोक्ता और अपघटक शामिल हैं। सभी जीवित चीजों का पर्यावरण में अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और जैविक घटक के उदाहरण क्या हैं? पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ये सभी जैविक घटक हैं। इसमें अजैविक घटक पूछा गया है तो पारिस्थितिकी तंत्र के सभी अकार्बनिक घटक, प्रकृति की निर्जीव भौतिक और रासायनिक संरचना अजैविक घटक हैं, जैसे भूमि, पत्थर, पानी, ह्यूमस, वायु, ये सभी क्या है? ये अजैविक घटक हैं, यानी कि जो निर्जीव हैं। तो इसमें आप अब बता सकते हैं अजैविक घटक कौन सा है? वायु। और ये सभी तो सजीव हैं, पादप, जंतु, जीवाणु। तो जो सजीव हैं वह जैविक घटक हैं और जो निर्जीव हैं, प्राकृतिक हैं, ये सभी क्या हैं? अजैविक घटक। तो इसमें बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? पहला विकल्प है सहसूत की पत्तियां, दूसरा है जामुन की पत्तियां, तीसरा है नीम की पत्तियां और चौथा है आम की पत्तियां। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेशम के कीट को सहसूत के पेड़ पर पाला जाता है और उसका भोजन सहसूत की पत्तियां ही होती हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और रेशम कीटों को पालने और उनसे रेशम निकालने की विधि रेशम उत्पादन यानी कि सेरीकल्चर कहलाती है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? पहला विकल्प है कोकेन, दूसरा है कैफीन, तीसरा है निकोटिन और चौथा है मॉर्फिन। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। जो कोकेन होता है ये आमतौर पर सूंघा जाता है और इसे कोक या क्रैक भी कहा जाता है। जो कैफीन होता है ये चाय और कॉफी में पाया जाता है, कैफीन।
और जो मॉर्फिन है यह बहुत प्रभावी शामक और दर्द निवारक है। यह उन रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होता है जिनकी सर्जरी हुई है। तो इन सब के बारे में आपको इतनी जानकारी आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है रेबीज रोग का कारक होता है। पहला विकल्प है वायरस, दूसरा है प्रोटोजोआ, तीसरा है बैक्टीरिया और चौथा है माइकोप्लाज्मा। तो रेबीज रोग का वाहक है वायरस यानी कि विषाणु। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये जो रेबीज रोग का जो कारक वायरस है ये पाया जाता है कुत्ते की लार में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। पहला विकल्प है घरेलू बहिस्राव, दूसरा है वाहित मल, तीसरा है औद्योगिक बहिस्राव और चौथा है ह्यूमस पदार्थ। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है। तो ह्यूमस पदार्थ, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। पहला विकल्प है कपास, दूसरा है पॉलिस्टर, तीसरा है नायलॉन और चौथा है रेशम। तो हमें वह बताना है जो जंतु से प्राप्त होता है। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, रेशम, क्योंकि यह रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। कपास हमें पौधे से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर जो है यह एक कृत्रिम रेशा है और नायलॉन है यह मानव निर्मित रेशे हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प है अनुशासन बनाना, दूसरा है परीक्षा करवाना, तीसरा है प्रश्न पत्र बनवाना और चौथा है अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि एवं सुधार लाना, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन से तात्पर्य छात्रों के घोषित उद्देश्यों, शिक्षण की दक्षता और पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता की दिशा में होने वाली प्रगति के आकलन से है। यानी बच्चा कितना सीख रहा है, कहाँ पर उसको समस्या आ रही है और फिर उस समस्या को कैसे सुधारा जा सकता है। तो इसीलिए इसमें डी विकल्प सही है और इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है रबी की फसल का उदाहरण है। पहला विकल्प है मक्का, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है मूंगफली और चौथा है अलसी। तो रबी की फसलें क्या होती हैं। तो रबी की जो फसलें होती हैं वह शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक इनकी बुआई कर ली जाती है और मार्च तक ये काट ली जाती हैं। इनमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सब उगाया जाता है। तो इसमें जो रबी की फसल का उदाहरण है वह है डी विकल्प अलसी। इसके अलावा जायद की फसल भी होती है, खरीफ की फसल भी होती है। तो खरीफ की जो फसलें होती हैं ये वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें होती हैं। और भारत में बारिश का जो मौसम है बारिश का वह जून से सितंबर तक का होता है। और इनमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास ये सब उगाया जाता है। और जो जायद की फसलें होती हैं इनमें सब्जियां उगाई जाती हैं और ये गर्मियों के मौसम में की जाती हैं। तो आपको इन सब के बारे में भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है बाल केंद्रित शिक्षा में कौन सा तत्व नहीं होता है। पहला विकल्प है खेल, दूसरा है निष्क्रियता, तीसरा है प्रेरणा और चौथा है संतोष। तो बाल केंद्रित शिक्षा में निष्क्रियता नहीं होता है यानी कि इनएक्टिविटी, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्राचीन काल में संदेशों का संचार कौन से माध्यम से होता था। पहला विकल्प है फैक्स, दूसरा है मोबाइल, तीसरा है टेलीफोन, तीसरा है हरकारे और चौथा है टेलीफोन। तो आप लोग जानते ही हैं कि प्राचीन काल में ना फैक्स की सुविधा थी, ना वो मोबाइल था, ना टेलीफोन था। तो जो संचार का माध्यम था वह था हरकारे यानी कि संदेशवाहक। तो इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण है। पहला विकल्प है रेडियो, दूसरा है टेप रिकॉर्डर, तीसरा है बुलेटिन बोर्ड और चौथा है टेलीविजन। तो श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उदाहरण पूछा गया है, तो टेलीविजन, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपके पिताजी के साले की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा। पहला विकल्प है मामी, दूसरा है नानी, तीसरा है मौसी और चौथा है बहन। तो आपके पिताजी के साले यानी आपके मामा और मामा की माँ नानी होती हैं यानी आपकी माँ की माँ, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मामी जो होती हैं वह मामा की पत्नी होती हैं, मौसी माँ की बहन होती हैं और बहन तो आप जानते ही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, फूल डोल का मेला कहाँ लगता है। पहला विकल्प है अजमेर, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है शाहपुरा और चौथा है अलवर। तो फूल डोल का जो मेला है यह लगता है शाहपुरा में, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। फूल डोल मेले की परंपरा राजस्थान के भीलवाड़ा में शुरू हुई थी, फिर बाद में फूल डोल मेला आयोजित करने की परंपरा शाहपुर में स्थानांतरित हो गई। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है और यह चैत्र के हिंदी महीने में आयोजित किया जाता है, यानी कि चैत्र में जो हिंदी महीना होता है चैत्र, उसमें इसका आयोजन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। पहला विकल्प है बृहस्पति, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बुध और चौथा है मंगल। तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, आप लोगों को याद रखना है। और ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं क्रम से आपको बताते हैं। सूर्य से सबसे निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। तो निकटतम पूछा गया है, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, बुध। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। ये संकेत दिया गया है, ये क्या इंगित करता है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है चौराहा, दूसरा है पैदल पार पथ, तीसरा है रेलवे क्रॉसिंग और चौथा है सकरी पुलिया। तो यह जो संकेत है यह इंगित कर रहा है पैदल पार पथ, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। पहला विकल्प है जनगण मन, दूसरा है वंदे मातरम, तीसरा है शिविर पंचांग और चौथा है राष्ट्रीय शक। तो राष्ट्रीय पंचांग पूछा गया है तो राष्ट्रीय शक है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जनगण मन ये राष्ट्रगान है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। तो ईवीएस के 30 प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। 30 प्रश्न थे, 30 प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यदि ये पेपर आप चाहते हैं तो आप इसे मेरे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।